हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आपका अपना अभिषेक। आप सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए क्लास नंबर 4 हिस्ट्री का लेकर के आपके सामने लगभग 45 ऑब्जेक्टिव को फिर से आया हूँ। पिछला वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी पूरा देखें और देखने के दरमियान लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और जितना अधिक हो सके आप अपने मित्रगणों के पास शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे होंगे वर्तमान में, वे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सके ये सब वीडियो को देख करके। तो आशा करते हैं कि आप सभी प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे, लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और पूरी अच्छी तरह से याद करते होंगे। हम लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया जाए और अच्छे नंबरों से पास हों और जितना हो सके बढ़िया से समझ करके आगे की पढ़ाई को जारी रखें। हम लोगों का सिर्फ मकसद यही है। दोस्तों, ये जो जीनियस फैक्ट्री है, जीनियस फैक्ट्री पर प्रत्येक विषयों की ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई जा रही है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, और उसी में से हम आप सभी के सामने प्रतिदिन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आता हूँ। जितना हो सके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते हुए सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आज का सेशन में स्टार्ट करना है क्लास 10th के हिस्ट्री, क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद का लगभग 45 ऑब्जेक्टिव मैं आप सबके सामने रखूंगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ हो सके तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को याद करें, और ना हो सके तो जितना हो सके उससे अधिक कॉपी में नोट करके याद करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के दरमियान आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट्स है, जो कि मैं आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लाता हूँ, और हो सके इसको पढ़ करके, इसको समझ करके आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें। कहता है दोस्तों कि समझो हार हो गई, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति शुरुए से माना हुआ है कि मैं हार गया हूँ, तो हार हो जाएगी जब वह मान लिया जाए। जीत निश्चित होगी अगर ठान लिया जाए, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प हो कि नहीं हम कर सकते हैं, तो आपका जीत तय है। हिमालय का फतह कर किया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि हिमालय को हम लोग फतह कर सकते हैं अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। तो दोस्तों, कोई भी काम हो उसमें पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प और मेहनत होना चाहिए, जिससे उस काम को करने में आसानी हो। तभी जा करके आप लोग अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज का सेशन है, सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आपके सामने प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आपके सामने ऑप्शन है 1 मार्च 1920, ऑप्शन बी में है 1 मई 1920, ऑप्शन सी में है 1 अगस्त 1920 और ऑप्शन डी में है 1 दिसंबर 1920। तो दोस्तों, बता दें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किए थे, वह किए थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किए थे। कब किए थे बच्चों? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किए थे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किए थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन जो था, यह प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन को ही हम लोग प्रथम जन आंदोलन के नाम से जानते हैं, और जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस उद्देश्य से, अर्थात किस कार्य से किया था? तो इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है दांडी यात्रा द्वारा। किस यात्रा के द्वारा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे दोस्तों? तो दांडी यात्रा के द्वारा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से
किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी में है गांधी अंबेडकर समझौता, ऑप्शन सी में है कांग्रेस लीग समझौता और ऑप्शन डी में है कांग्रेस समाजवादी समझौता। आप सभी के समक्ष क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? आपका जो ऑप्शन था दोस्तों वो वह है गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता और कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो दोस्तों बता दें कि जो दिल्ली समझौता है इसको हम लोग गांधी इरविन गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप लोगों को बता दें, अगला जो है गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं और जो इरविन था वह वायसराय था। लॉर्ड इरविन जो थे वह वायसराय थे भारत के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? बच्चों बता दें कि यह वाला जो प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में इसका उच्चारण सही किया था, लेकिन इसका आंसर जो था वह गलत टिक कर दिए थे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बच्चों 1818 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, इस बात को आप याद रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1815 को टिक कर दिया था, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी के सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या बोलते हैं बच्चों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे बच्चों, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। इस बात को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आप सभी के सामने ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, लीटन और रिपन। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। आर्स एक्ट किसने लागू किया? आपके सामने ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, लीटन और रिपन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीटन ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, कहता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वह होगा 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है कहता है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला अधिनियम बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून बोलते हैं, इसको याद रखेंगे आप सभी। और यह पारित क्यों किया गया था बच्चों? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं। 1919 में यह पारित हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आपके सामने ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, आगा खान।
तो इसमें से आपका जो प्रश्न पूछ रहा है, कहता है कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो ये दोनों नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, बोर्ड में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसको बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? पूना समझौता को ही हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना समझौता के हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह किनके किनके बीच हुआ था बच्चों? तो यह हुआ था गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों, उसके बाद किस समिति का बोला जाए गठन किया गया था? तो वह जो समिति था वह था हंटर समिति, 1919 ईस्वी में बनाया गया था। तो बता दें कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था दोस्तों, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी थोड़ी सी झलक दिखला देते हैं आप लोगों को। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तब पंजाब में हुआ था। पंजाब के किस शहर में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर के बगल में हुआ था। स्वर्ण मंदिर के बगल में जालियांवाला बाग स्थित है, वहीं पर यह वाली घटना घटित हुई थी। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। और यदि क्वेश्चन में आए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। और किसके बगल में हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर के बगल में हुआ था। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमृतसर में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पीछे वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेकर के चलते हैं हम। पीछे वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेके बढ़ते हैं। तो पीछे वाला क्वेश्चन में कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार कौन था? तो जो जिम्मेवार व्यक्ति जो था वह था जनरल डायर था। कौन था? तो जनरल डायर था। जनरल डायर था। और इसको जनरल डायर की हत्या किन्होंने किया? तो जनरल डायर की जो हत्या किया था बच्चों, वह है जनरल डायर की हत्या जो किए थे वह है उधम सिंह। कौन थे दोस्तों? तो उधम सिंह। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था। और जनरल डायर की हत्या किसने किया? तो उधम सिंह ने हत्या किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन बी में है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन। ऑप्शन सी में है भारत का राजनीतिक एकीकरण। और ऑप्शन डी में है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। इस बात को आप याद रखें।
अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? साबरमती जो आश्रम थी उसकी स्थापना गांधी जी ने क्यों किया? बता सकते हैं आप लोग आंसर में। आपके सामने ऑप्शन है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ऑप्शन बी में है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, ऑप्शन सी में है व्यापारियों के विद्रोह हेतु, और ऑप्शन डी में है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था दोस्तों, वह किए थे नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। अगला प्रश्न है, कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया? इसका भी आंसर हो जाएगा वही वाला, पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट है। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918, 1919। 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कन्फर्म में पूछता है, हो सके तो पूछ भी दे 2025 में, लेकिन पूछता है रंपा विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तब बता दे कि रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1919 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ना ना ना, ये बताने की जरूरत नहीं है हमरा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? पीछे हम बता चुके हैं। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों, वह हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह बात हम पीछे बता चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन को जो वापस लिया गया था, वह कौन थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन को वापस ले लिए थे? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और किनके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के बीच समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये पिछली वीडियोस में हमने बताया है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, किनके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया? तो क्वेश्चन में 1911 ईस्वी, इसका आंसर भी 1911 ईस्वी। लेकिन किसके समय वापस लिया गया, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो किसके समय लिया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इस बात को और इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसे आप याद रखेंगे। इतना मेहनत करने के बावजूद यदि आप लोग वीडियो को शेयर ना करते होंगे, आप प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करें। और जीनियस फैक्ट्री के सभी शिक्षकों के द्वारा जो आप पे सभी के पास सीरीज भेजा जा रहा है, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज, प्रत्येक वीडियो को थोड़ा थोड़ा तो देखना बनता है। इतना इतना सा भी देखिएगा। अगर प्रत्येक वीडियो से 4-5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सीख लिया और वही परीक्षा में यदि आ जाए तो कितना बढ़िया हो सकता है। आपका रिजल्ट देखने लायक होगा, तमाशा बनाने लायक होगा, रिजल्ट का मामला देखने लायक होगा। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें। अगला जो वीडियो है वह प्रश्न है, वह कहता है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? आपका जो क्वेश्चन है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1933, 1934, 1935, 1926। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वह है 1934।
1934 ईस्वी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आप सभी लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? आपके सामने ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है सोहान सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? यदि नहीं बता सकते हैं तो हम बताते हैं, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। किन्होंने किया था दोस्तों? तो लाला हरदयाल ने किया था। और कब किए थे? तो 1913 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका आंसर जरूर लिखेंगे। कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया? आपके सामने ऑप्शन 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 केबी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, और ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करें, ना पता होगा तो वीडियो को देखते हुए लाइक करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो केबी हेडगेवार ने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किए? गांधी जी नमक कानून को किस तिथि को भंग किए? आपके सामने ऑप्शन है 2 मार्च 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी है 25 मई 1930 ईस्वी। तो गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किए थे? आपके सामने ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को भंग किए थे। परीक्षा में आ सकता है, आएगा तो पक्का टिक करके आइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? पिछला वाला प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कहता है गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किए थे? गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किए थे? इसका ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है बच्चों। 12 मार्च 1930 नहीं, इसका आंसर होना चाहिए 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखते हैं, कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी में है मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक रचनाकार दोस्तों कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए? यह वाला प्रश्न छपेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया? आपका जो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्य भगत और एम.एन. रॉय। तो 1920 ईस्वी में जो ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था बच्चों, वह किए थे कौन? तो आपके रह गए एम.एन. रॉय। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है अब्दुल लतीफ और आगा खान, सैयद अहमद खान, नवाब बकर उल मुल्क ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैयद अहमद खान। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और याद करेंगे।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। अच्छा क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन रहा दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो बता सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे, याद करिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इस प्रश्न से हमें इनकी एक बात याद आ गई, स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आ गई। और बात याद आ गई मतलब आप ही लोग के लिए है, मोटिवेशनल पंक्ति है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो, उठो जागो और तब तक नहीं, तब तक नहीं रुको, रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, प्राप्ति ना हो। ये बात कहते स्वामी विवेकानंद। हम भी आप सभी के लिए कह रहे हैं कि उठो जागो और मेहनत करो जब तक कि बिहार बोर्ड 2025 में टॉपर की श्रेणी में ना आ जाओ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। और स्वामी विवेकानंद के ये वाला बात आप लोग याद रखेंगे और इन्हीं के बातों को याद रखते हुए आप अपनी मेहनत को दुगनी करेंगे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लिया हो। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे बच्चों। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के जो संस्थापक थे, अध्यक्ष थे बच्चों, अध्यक्ष की बात करें, नॉट संस्थापक, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वह थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए के पिता है मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। हम लोग आजाद हुए हैं भले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, लेकिन सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की जो घोषणा हुआ था दोस्तों बच्चों, वह हुआ था 1 मार्च 1932 ईस्वी को। इसको आप याद रखेंगे। कब हुआ था, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। और हम लोग आजाद कब हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोग अंग्रेजों के गुलाम से, मतलब जंजीर से आजाद हुए थे। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना आप लोग बता सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। हम तो इतना देर से भूख ही रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपके सामने ऑप्शन है राधाकांत ने, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज के संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और बात करें कि आर्य समाज, आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तब बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800, वो भी बता देते हैं, 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। इन्हीं के नाम पर एक विद्यालय है, डीएवी विद्यालय। डीएवी विद्यालय दयानंद सरस्वती के नाम पर ही है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, ये वाला प्रश्न यदि आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करेंगे, टिक बता सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो हम बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे, 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बता दिया जाए दोस्तों, जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वह बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली आंदोलन और हुआ था कब? 1928 ईस्वी में हुआ था। और यह बारदोली कहाँ स्थित है? बारदोली स्थित है गुजरात में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह या तो बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। यह वाला प्रश्न पूछता है आप सभी से। अगला प्रश्न है, क्या सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप लोग बताएंगे, क्या सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए में सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के जो हुआ था बच्चों सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थक से शुरू हुआ? आपके सामने ऑप्शन 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस और 1920 जर्मनी। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या जो हुआ था बच्चों, यह हुआ था जाकर के 1920। ऑप्शन नंबर ए 1920 गड़बड़ है, 1920 कर लेंगे तुर्की। ये आप याद रखेंगे, 1920 इसको कर लेंगे 1920। क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? आपके सामने ऑप्शन रहा 1920, 1926, 1929 ईस्वी। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया दोस्तों? तो इसको आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी श्रमिक विवाद अधिनियम कब हुआ था? 1929 ईस्वी। एक और बता देते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम हुआ था 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी को इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कहता है कि अल्ली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अल्ली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये जो किए थे अल्ली मुसलियार वह किए थे मोपला विद्रोह का। किस विद्रोह का नेतृत्व किए दोस्तों बच्चों? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुआ? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्त हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1924, 1930, 1919, 1920।
तो खलीफा पद की समाप्ति हुई थी दोस्तों, वह हुआ था 1924 ईस्वी में। तुर्की में या तो तुर्की के बोल सकते हो, तुर्की के शासक को क्या कहते थे? तो खलीफा कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। और खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ? तो 1924 में। इसे याद रखेंगे, परीक्षा में हो सके तो पूछ। अगला कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? यह वाला प्रश्न हमने पीछे करवाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान किए थे। और रिटर्न भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में आए थे। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों, कहता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में? पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? आप लोग बताएंगे कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। आपके सामने ऑप्शन है 1922, 1924, 1927, 1928। तो साइमन आयोग का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुआ था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन या तो आयोग का गठन हुआ था। साइमन आयोग सर जॉन साइमन थे, साइमन के नेतृत्व में। और कब गठन भारत आया था? प्रश्न में है कि भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। और यदि गठन की बात पूछे कि गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। इसे आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। साइमन आयोग का गठन 1927 में। अगर भारत कब आया था, गठन की बात कर रहे हैं दोस्तों 1927 में, और भारत कब आया था तो 1928 ईस्वी में इसका भारत में आगमन हो। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला कहता है क्वेश्चन में, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1929, 30, 31 और 34। 30, 31 और 34। 1929 में लाहौर अधिवेशन, याद रखेंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1930 में दांडी मार्च। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। ये पूरा बात आप याद रखेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च 1930, 31 में गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एन ए बेसेंट, रविंद्रनाथ ठाकुर, अब्दुल कलाम आजाद। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। इसे आप याद रखेंगे, परीक्षा में हो सकता है तो पूछ दे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आपका ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने और एटली ने।
तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा किया था बच्चों, वह किए थे मैकडोनाल्ड ने। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। आप लोग बता सकते हैं कि तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। इतना सा तो बता ही सकते हैं कि तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। बता सकते हैं किस पर लागू होता है, तो किसानों पर लागू होगा। तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू होगा, तो किसानों पर लागू होगा। नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था। टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था। आपका ऑप्शन है संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओरोवो में। तो टाना भगत आंदोलन हुआ था बच्चों, वह हुआ था ओरोवो में। अगला है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है काबुल, पेशावर, जर्मनी और कनाडा। काबुल, पेशावर, जर्मनी और कनाडा। इस बात को आप याद करें, आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जर्मनी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई, तो जर्मनी में की गई थी। आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, क्लास के दरमियान नहीं, कमेंट में बताएंगे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करेंगे। इस सभी वीडियो की फायदा आप अपने प्रत्येक मित्रजनों के पास दें, ताकि उनकी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंगों से हो सकी। दोस्तों, आप लोग भी समझ सकते होंगे कि गरीब बाल बच्चों, माता पिता के जो बच्चे होते हैं, वह कोचिंग ऑफलाइन तो नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कहना है कि उनको पैसों की अगर प्रॉब्लम हो, तब पैसों की जब प्रॉब्लम होगी तो कोचिंग के साथ साथ उनको मोबाइल में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब दूसरे के मोबाइल में कुछ दूसरा चीज का प्रयोग करने के लिए लेते हैं, तो उसी प्रयोग को हटाते हुए आप दूसरे के मोबाइल में ही इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो। बिना प्रॉफिट का कोई भी कुछ नहीं करेगा। दूसरा की यदि मोबाइल आप चला रहे हो तो उसमें गलत कामों को करने से बचें और वीडियो को, पढ़ने वाले वीडियो को देखें, ताकि जब मैट्रिक में पास हो जाएंगे और 10,000 रुपया जब आपके पास आएगा, फर्स्ट डिवीजन के लिए बोल रहे हैं, टॉपर के तो अलग ही बात है। जब फर्स्ट डिवीजन आप लोग हो जाएंगे, 10,000 आएगा, तो आप मोबाइल ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो कीजिए, इंटर की पढ़ाई कीजिए, आगे की पढ़ाई कीजिए मोबाइल लेकर के। तो अभी जो जीनियस फैक्ट्री के चैनल पर जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं आप सभी को, तो उसको शेयर जरूर करेंगे और प्रत्येक दिन लाइक करते हुए वीडियो को जरूर देखेंगे। हम लोगों की बस इतनी ही मांग है बच्चों, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक तो करना बनता है ना। इतना मेहनत हम लोग करते हैं, प्रत्येक टीचर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सब तो लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो इतना तो कर सकते हैं। आप सभी के से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। हम लोग आपको शुरू में मोटिवेशनल कोर्स देते हैं, तो आप लोग तो हम लोग को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आज का सेशन था दोस्तों यहीं तक, हम समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमसे जो भी गलतियां पीछे की वीडियोज में 1-2 ऑब्जेक्टिव्स को हुई है, तो उसका आंसर हमने इसमें कराया है एक वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव का। तो उस गलती को भूलते हुए इस वीडियोज को देखें, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो आप लोग समझिए सब, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।